जिला जज साहब ने एडीजे 1 साहब के यहाँ वो बेल ट्रांसफ़र कर दिया है। उसकी सुनवाई चल रही है। थानेदार से आईओ से इस केस में केस डायरी की मांग की गई है। केस डायरी अभी उस समय इस बात की जानकारी थी कि नहीं कि एक आदमी के मृत्यु हो गई है। यह कार्य थोड़ा संदेहात्मक लगता है। इस बात को तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हाई कोर्ट से मिलेगी नहीं मिलेगी। इस बात न्यायालय के आदेश के पूर्व किसी तरह की बात कही नहीं जा सकती। अभी तो के मामले में ज़्यादातर बेल कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से भी एक्सेप्ट हो जाते हैं या हाई कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कानूनी तरीके से 302 का बेल यहाँ भी मिलता है। रामनवमी पर्व के अवसर पर सासाराम में हुए दंगे के मामले में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद करीब 1 माह से जेल में बंद है। 28 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनकी बेल अर्जी सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ लगाई गई, लेकिन उनकी अर्जी खारिज हो चुकी है। अब आगे क्या कुछ हो रहा है, उनके हजारों जो शुभचिंतक है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ प्रक्रिया अभी जारी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम अभी आए हुए हैं रोहतास के वरीय अधिवक्ता नरेंद्र पांडे जी के पास, चूँकि उस केस को वो हैंडल कर रहे हैं और बहुत जो कानूनी जो दाव पेच है उसे वो समझते हैं। उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि अब क्या होगा, चूँकि उनका बेल रिजेक्ट हो चुका है। सीजीएम के स्तर से परेशान है शुभचिंतक, लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उस मामले में क्या चल रहा है और उनको बेल कब मिलेगा। सर, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जो सासाराम में हुए दंगे के मामले में जो गिरफ्तार हैं, जब से बेल रिजेक्ट हुआ है सीजीएम के स्तर से, उसके बाद उनके जितने शुभचिंतक हैं, उन्हें चाहने वाले हैं लोग, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अब क्या चल रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है उनके केस की। सर, वर्तमान स्थिति अभी यह है कि जिला जज साहब के यहाँ उनका बेल अर्जी दाखिल किया गया था। जिला जज साहब ने एडीजे 1 साहब के यहाँ वो बेल ट्रांसफ़र कर दिया है। उसकी सुनवाई चल रही है। थानेदार से आईओ से इस केस में केस डायरी की मांग की गई है। केस डायरी अभी उपलब्ध नहीं है। लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्व विधायक के बेल को रिजेक्ट करने का क्या कारण बना है। कुछ लोगों की जमानत सीएम साहब ने दे रखी थी। उस समय यह मुकदमा 302 में दर्ज नहीं था। जब यह 302 का में मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद उन्होंने बेल खारिज कर दिया। अच्छा, एक चीज़ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब हिंसा हुई थी उस दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। पुलिस को भी पता था कि एक व्यक्ति की उस दौरान मृत्यु हुई है, लेकिन घटना के 1 माह बाद उस मामले में धारा 302 जोड़ना, ये इस कार्रवाई को लेकर लगातार प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो किया गया है कार्य, उसे आप कैसे देख रहे हैं? पुलिस अनुसंधान जो पुलिस का हो रहा है, उस समय पहली बार यह लगता है कि मृत्यु की जानकारी उनको नहीं थी। अगर मृत्यु की जानकारी होती तो निश्चित यह मुकदमा 302 में दर्ज हुआ होता। बाद में जब उनको मृत्यु की जानकारी हो गई तो इस बात का न्यायालय में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि साहब 302 इसमें जोड़ दिया जाए। वो मामला ठीक है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पुलिस को पता ही था कि इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, उस धारा को जो अन्य लोगों को बेल दी गई है उसमें भी जोड़ा जा सकता था। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्व विधायक पर दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई की जा रही है, जिस कारण से बाद में 302 लगाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कितना उचित है? पुलिस इस केस में जो अनुसंधान कर रही थी, सुबह से मॉनिटरिंग कर रही थी जुलूस का और शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, परंतु कोशिश में सक्सेसफुल लगता है कि नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कुछ गलत कार्य किया। दोनों समुदाय के लोगों पर मुकदमा दर्ज है। यह हमको भी समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस को उस समय इस बात की जानकारी थी कि नहीं कि एक आदमी के मृत्यु हो गई है। यह कार्य थोड़ा संदेहात्मक लगता है। अब क्या होगा? 302 लग गया है। 302 लगने के बाद बेल की प्रक्रिया जो है वो किस तरह से टफ हो जाती है, या अब उन्हें कहाँ से बेल मिलेगा? लोअर कोर्ट से बेल मिलेगा, हाई कोर्ट से बेल मिलेगा? लोग लगातार इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं, कितने दिनों में बेल मिलेगा। चूँकि सुशील कुमार मोदी आए थे, लोग उनसे भी सवाल कर रहे थे कि अब क्या होगा। आप अधिवक्ता हैं,
जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जानते हैं। अब उन्हें कहाँ से बेल मिलेगी, यहाँ से या हाई कोर्ट से? इस बात को तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हाई कोर्ट से मिलेगी नहीं मिलेगी। इस बात न्यायालय के आदेश के पूर्व किसी तरह की बात कही नहीं जा सकती। अभी तो हियरिंग ही नहीं हुआ। हियरिंग होने के बाद मैं बता पाऊंगा कि बेल हुआ। जब ऑर्डर पास हो जाएगा तो बेल हुआ या नहीं हुआ। 302 के मामले में ज़्यादातर बेल कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से भी एक्सेप्ट हो जाते हैं या हाई कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कानूनी तरीके से 302 का बेल यहाँ भी मिलता है। या इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य क्या संकलन हुआ है उसके आधार पर, गुण दोष के आधार पर बेल मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी यह प्रश्न ऐसा है कि जिसका जवाब बिना आदेश के पहले अनुमान में नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, एक और प्रश्न लोग लगातार उठा रहे हैं कि कुछ सालों से या कुछ माह से रोहतास के जो अधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, यहाँ के थानाध्यक्ष, उन पर कोर्ट ज़्यादा सख्त दिख रहा है। जुर्माना लगाए जा रहे हैं, उन्हें समन जारी किया जा रहा है। आखिर अधिकारी पहले से ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं या कोर्ट ज़्यादा सख्त हो गया है पहले? प्रश्न यह है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनका कार्य बहुत है। हमारे एसपी साहब हैं, उनको भी बहुत सारा कार्य है, केवल एक ही कार्य नहीं है। तो आगे पीछे तो कुछ होता रहता है भाई, ऐसी क्या बात है। मगर फिर भी न्यायालय डिस्पोजल, क्विक डिस्पोजल चाहता है। जब न्यायालय क्विक डिस्पोजल चाहता है तो उसमें कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब वह डिसीजन सही है या गलत है, या ऊपर के न्यायालय ही कुछ कह सकते हैं। हम लोग अगर कुछ इसकी चर्चा करेंगे तो कंटेम्प्ट चल जाएगा हम लोगों पर। तो ऐसी स्थिति में सब कोई अपना कार्य कर रहा है। एसपी साहब भी बहुत पॉजिटिव हैं। एसपी साहब भी बहुत देखते हैं कि पूरे क्राइम कंट्रोल हो, इसकी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। दिन रात प्रयास करते हैं। अब इसमें सारे कार्य इतना मुश्किल है एक साथ करना, उसके बाद भी निष्पादन कर रहे हैं तो बहुत दोष तो नहीं दिया जा सकता है। एक अंतिम प्रश्न, एक अंतिम जिज्ञासा जो लोगों के मन में है वो हम आपके माध्यम से शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेज हैं जो ट्रायल के दौरान 25 साल 30 साल तक लटके रहते हैं, उनमें डिसीजन नहीं आता है, लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। कहा यह जाता है कि कोर्ट पर बोझ अधिक होने के कारण ये मामला बहुत दिन तक पेंडिंग हो जाता है। एक पक्ष कहता है कि जो पुलिस की कार्यशैली है, बहुत केस में चार्जशीट फाइल बहुत देर से होता है या गवाह प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिन कारण से ये मामला पेंडिंग पड़ा रहता है। आपको क्या लगता है जो इतने दिनों तक केस पेंडिंग रहते हैं उसके पीछे का कारण क्या माना जाए? केवल इसमें पुलिस का दोष ही नहीं दिया जा सकता है। अब प्रश्न है कि प्रेशर तो जरूर कोर्ट पर है, बहुत फाइल हैं, तो सबका निष्पादन एकदम टाइमली हो सके यह संभव लगता नहीं है। अब प्रश्न है कि डेट पर डेट पढ़ते रहते हैं, जब तक नोटिस नहीं आता है न्यायालय को कि साहब यह केस इतने दिन से पेंडिंग है, तो उन्होंने एक्शन शुरू करते हैं। एक्शन शुरू करते हैं तो कोर्सिव एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे तो परेशानी उनको हो जाएगी, डिस्पोजल नहीं होगा। तो मिला जुला के सच पूछा जाए तो ऐसा नहीं है, कुछ हम लोग भी दोषी हैं। ऐसा बात नहीं है कि न्यायालय दोषी है और अधिवक्ता दोषी हैं और पुलिस दोषी है और कोर्ट दोषी है, ऐसी बात नहीं है। मिला जुला के थोड़ा बहुत सब कोई दोषी है। मिला जुला कर सभी कहीं ना कहीं किसी मामले में किसी मामले में कोई दोषी है तो कोई किसी मामले में दोषी है, ये कहना है वरीय अधिवक्ता नरेंद्र पांडे जी का। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के मन में है पूर्व विधायक को लेकर, उस मामले में इनका कहना है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा, कारण कि जिस जो धाराएं अभी वर्तमान में लगाई गई हैं उन धाराओं में बेल करने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि अभी भी जो पूर्व विधायक हैं उनके समर्थकों को फेस टू फेस विधायक से फेस टू फेस बात करने या उनके बीच होने में समय लगेगा, और ये समय कितना लगेगा कहना अभी मुश्किल है। सासाराम के कोर्ट परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।